डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू। एयरपोर्ट के लिए पुश्तैनी जमीन देने वाले किसान पहली फ्लाइट से पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी ने किसानों का किया स्वागत। किसानों से संवाद में सीएम योगी ने कहा, किसानों ने जमीन देकर विकास की नींव रखी। एयरपोर्ट बनने से जेवर का हुआ कल्याण। बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साधा सपा कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता सपा कांग्रेस की सच्चाई जान चुकी है। सपा सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश फलते फूलते रहे, लेकिन योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। यूपी के विकास को मिली उड़ान। यूपी चुनाव से पहले बहराइच में ओवैसी की हुंकार। ओवैसी ने मोदी और योगी सरकार पर बोला हमला। वहीं सपा को बताया बीजेपी और आरएसएस का एजेंट। कहा, बीजेपी को रोकने वाले दल को देंगे समर्थन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा योगी पुनर्जागरण काल की। चौंकिए मत, सीएम योगी आदित्यनाथ के सुशासन मॉडल ने तुष्टीकरण की राजनीति को जड़ से उखाड़कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिक विकास के अनूठे समन्वय से यूपी की पूरी तासीर बदल दी है। यही नहीं, दशकों से पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर नए भारत का सबसे शक्तिशाली ग्रोथ इंजन बना डाला है। इस राष्ट्रवादी योगी पुनर्जागरण काल के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, यूपी का आर्थिक कायाकल्प और दूसरा मुस्लिम समाज के शोषित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया ऐतिहासिक मदरसा सुधार कार्यक्रम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को वोट बैंक की राजनीति की प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया गया था। योगी सरकार का मदरसा ओवरऑल यानी मदरसा सुधार महज एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नौनिहालों को जाहिलियत से छुड़ाने का एक ऐतिहासिक महाअभियान है। सर्वेक्षणों के माध्यम से राज्य के 8500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त और अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान की गई, जो संदिग्ध और चंदे के खेल में शामिल थे। बदले हालात में 2026 के मदरसा बोर्ड परीक्षाओं में 88.26% का शानदार प्रतिशत और उसमें भी छात्राओं का प्रतिशत 94.3% रहा, जो यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री के कड़े फैसलों ने मुस्लिम समाज की बेटियों को सशक्त और राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत बनाया। मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करना, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करना और पारदर्शिता के लिए उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान दंगे, माफिया राज, भ्रष्टाचार, उद्योग धंधों से पलायन से होती थी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यूपी एक बोझ मान लिया जाता था, लेकिन अब जब सत्ता की कमान एक सन्यासी के हाथ में आई, जिसके अंतःकरण में केवल और केवल राष्ट्र प्रथम का भाव था, तो पासा पूरी तरह से पलट गया। अपराधियों के सफाए ने वैश्विक निवेशकों में भरोसा जगाया। एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, डिफेंस कॉरिडोर के जाल ने यूपी को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर धकेल दिया। आज उसी कानून व्यवस्था की बदौलत उत्तर प्रदेश 926 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को जमीनी हकीकत में बदल रहा है। खाद्य सुरक्षा यानी सुपोषण मिशन से लेकर 1 लाख 4G टावरों के नेटवर्क तक और एक्सप्रेसवे की रफ्तार से लेकर एक्सप्रेस रफ्तार से बढ़ती जीडीपी तक, यूपी का अब देश की आर्थिक धुरी बनना तय हो चुका है। जो राज्य कभी केंद्र की मदद की भीख मांगता था, आज वह देश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का हौसला दे रहा है। यह दिखाता है कि एक सच्चा राष्ट्रवादी नेतृत्व अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को तुष्टीकरण के मलबे से निकालकर देश के विकास को अभिन्न हिस्सा बना सकता है। यह उन ताकतों के मुंह पर कराता तमाचा है जो धर्म की आड़ में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी मानसिकता को हवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ का
राष्ट्रवादी सोच यह साफ कर दिया है कि भारत में अब आक्रांताओं के महिमा मंडन और अलगाववाद के बीच बोने वाली व्यवस्थाओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह नया उत्तर प्रदेश केवल सड़कों, एक्सप्रेसवे और उद्योगों का जाल ही नहीं बुन रहा है, बल्कि यह नई मंदिर अर्थव्यवस्था को नया आकार देकर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक संप्रभुता की नई मिसाल कायम कर रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन का पुनरुद्धार न केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विजय घोष है, बल्कि इसने धार्मिक पर्यटन का माध्यम से करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। यूपी अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.9 लाख प्रति व्यक्ति तक हो चुकी है। कानून व्यवस्था में सुधार, गुंडा राज के खात्मे के कारण राज्य में निवेश बढ़ा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हुए हैं। युवाओं का पलायन काफी कम हुआ है। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में यह बता दिया है कि नया भारत उन आक्रांताओं का महिमा मंडन कभी स्वीकार नहीं करेगा जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारी मंदिरों और हमारी अस्मिता को कुचलने का प्रयास किया है। प्रयागराज का दिव्य स्वरूप हो, अयोध्या में श्री प्रभु राम का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार केवल धार्मिक कार्य ही नहीं है, यह उस राष्ट्रवादी चेतना की पुनर्स्थापना है जो सदियों से गुलामी की मानसिकता को धोकर फेंक देती है। योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रवाद केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। सीएम योगी मानते हैं कि जब कोई समाज अपने सांस्कृतिक गौरव और इतिहास के प्रति सचेत नहीं होता, तब तक वह महान नहीं बन सकता। यह नया उत्तर प्रदेश है जो झुकना नहीं जानता, जो रुकना नहीं जानता और जो अपनी संस्कृति पर आंख उठाने वालों को कानून के दायरे में कुचलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसी कानून व्यवस्था के नए दौर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव जी, नेता बीजेपी, दयाशंकर मिश्रा जी, नेता समाजवादी पार्टी, निपुण आलम बायन जी, राजनीतिक विश्लेषक, और विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज चैनल। पहला सवाल दयाशंकर मिश्रा जी से, जो नेता समाजवादी पार्टी हैं। रिपोर्ट से साफ है कि योगी पुनर्जागरण के जो दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, एक है यूपी का आर्थिक कायाकल्प, दूसरा मुस्लिम बच्चों को मदरसे एजुकेशन से, पुराने वाले मदरसे एजुकेशन से हटाकर नए मदरसा कार्यक्रम में जोड़ा गया है। क्या आप योगी सरकार के दोनों मोर्चों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? दयाशंकर मिश्रा जी, आपसे पूछ रहा हूं। जी जी, क्या आप हम दोनों जो बाह्य आवरण है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, किसी प्रदेश का विकास, किसी समाज का विकास, किसी देश का विकास तब संभव है जब सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास जीत करके आप कोई काम करते हैं। बिना विश्वास के तो परिवार नहीं चलता है, तो देश कैसे चलेगा? और इस सरकार ने कम से कम तो ये मान के चलिए कि इस सरकार ने नफरत का बीज बोया है। समाज को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए एक सड़क का जाल और भौतिक संसाधनों का प्रभाव से प्रदेश और देश नहीं चलता है। देश चलता है तो आपसी समझ से चलता है, और उस आपसी समझ का अभाव इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में दिखाई दे रहा है। आप जिस उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं दंगा मुक्त हो गया है, अपराधी मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, ऐसा कहीं नहीं है। आप भ्रष्टाचार तो सतह पर पहुंच गया है। दयाशंकर मिश्रा जी, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वह केवल हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर बनाया गया है, या विकास से वास्तव में इसका सीधा नाता आपको दिखता है? नहीं, देखिए, विकास से तो कोई इसका वास्ता ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके जो सरकार बनाई जा रही है, वो देश और समाज को नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, और इस नफरत से देश नहीं चलेगा। देश तो आपसी सौहार्द से चलेगा, और सबका योगदान है देश के विकास में, सबका योगदान है देश की स्वतंत्रता में,
सबका योगदान है सड़क और इससे कोई देश इनकार की नहीं कर रहा है अर्थव्यवस्था को दयाशंकर बनाने मिश्रा जी। सवाल ये है कि पहली बार लग रहा है कि मुस्लिम बच्चों को उस मदरसा एजुकेशन से जो जाहिलियत की ओर ले जाती थी, उनके हाथ में कंप्यूटर दिया गया है, उनको शिक्षित किया जा रहा है। इसका जवाब देंगे शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए, नेता बीजेपी। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है जी, सभी वर्ग को इसमें लाभ मिल रहा है, और विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज, जिसको समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस जैसे दलों ने हाशिए पर पहुंचा दिया था, इनको नहीं आगे बढ़ने देना है, किसी भी सूरत में ये आधुनिक व्यवस्था के साथ में जुड़ ना जाए, ये अपराध में लिप्त रहे, इस प्रकार की जो योजना और बहुत बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से लोगों को ये पुष्ट किया करते थे। योगी सरकार ने उस सब चीज पर जो है अपने तरीके से बदलाव किया, और बदलाव में जो मदरसा है उन मदरसों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ में जोड़ने का काम किया। वैसे अटल जी के शासन में भी ये योजना शुरू हुई थी, मगर बीच में ये सब बंद हो गई। हमने उसको योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फलीभूत होते हुए देखा। वह बच्चे जो आधुनिक शिक्षा से वंचित थे और आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था के कारण जो नौकरी पेशा व्यवसाय में उनको रास्ते बंद थे, केवल जो है वो मदरसे का एक पुराना जो दकियानुसी या जो धार्मिक जो प्रचार के लिए ही पढ़ाया जाना, वो सारा सिस्टम लागू था। आज योगी जी ने उस सिस्टम को लागू कराया है जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन बच्चों को जोड़ रहा है। जो फर्जीवाड़ा चढ़ रहा था उसके ऊपर भी योगी सरकार ने जो है अंकुश लगाया, और आज उसी के कारण से जो नौजवान, जो वो बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा में उन्नत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं, प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। विनय जी, दशकों तक मदरसों को केवल एक खास राजनीतिक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनको आधुनिक रोजगार परक कौशल जैसे कामिल फाजिल डिग्रियों को यूनिवर्सिटी से जोड़ा नहीं गया, बल्कि उसको दूर रखा गया। इसके कारण एक पूरी पीढ़ी रोजगार से दूर रही। इसके लिए गुनाहगार कौन है और क्या अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर सारी चीजें देखते हैं? जी विनय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सबसे बड़ी बात है कि अगर मदरसों में दीन तालीम की शिक्षा दी जाती है या कहीं संस्कृत, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। और चाहे वो गुरुकुल कह लीजिए, संस्कृत विद्यालयों में जिस तरीके संस्कृत शिक्षा दी जाती है, हर व्यक्ति अपने तरीके से एक पाठ्यक्रम संचालित करता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है जो अपने अपने पाठ्यक्रम तैयार करता है। लेकिन जिस तरह का जिक्र अभी हमसे पहले मेरे काबिल साथी बता रहे थे कि पहले भी प्रयास किया गया था कि खास तौर से मदरसों के अंदर आधुनिक शिक्षा को लाया जाए, और इसलिए 1993-94 में इस तरह की व्यवस्था लाई गई थी, जिसमें कंप्यूटर की बात कही गई थी, गणित की पाठ्यक्रम, विज्ञान के पाठ्यक्रम को लाने का प्रयास किया गया। उसका नाम दिया गया था मदरसा आधुनिकीकरण योजना थी, जिसके तहत ये प्रयास किया गया था। अभी 2025-26 में उत्तराखंड में 1 से 3 तक सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े तो आगे जाए, दीन तालीम ले, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बच्चा केवल दीन तालीम से नहीं काम चलेगा। हम केवल पूजा पाठ करें तो रोजगार कैसे पाएंगे? क्या हम केवल पूजा पाठ से अपना गुजारा कर लेंगे? तो सरकार की इच्छा है कि आप दीन तालीम भी लीजिए, लेकिन आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ करके अपने रोजगार पर काम कीजिए। जैसे इस समय आधुनिक युग में एआई भी जरूरी है, कंप्यूटर भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है। विनय जी, बात इससे आगे है, बात इससे आगे है कि आखिर इन मुस्लिम बच्चों को कौन मदरसों तक ही सीमित कर दिया था? आखिर इन बच्चों के लिए कुछ तो सोचा होगा। चाहे उनको कट्टरवाद की पाठशाला में पढ़ा रहे हो तो उनकी कुछ और मानसिकता होगी, आज जब राष्ट्रवादी शिक्षा दी जा रही है तो कुछ और मानसिकता होगी। तो असल में इन बच्चों का गुनाहगार है कौन? राजनीतिक दल, प्रशासनिक व्यवस्था है या नाकामी? जी
देखिए, इसमें कोई गुनाहगार चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई मौलवी जा करके कहीं नमाज पढ़ा रहा है या अपने दीन ईमान की बात कर रहा है, इसी लखनऊ में राबे हसन नदवी भी हुआ करते जो नदवा कॉलेज के संस्थापक थे जी। यही कल्ले सादिक साहब थे जो आधुनिक शिक्षा के जगत माने गए। वो कभी नहीं कहते थे कि चांद देख करके आप ईद तय करो, वो तो जिस समय ईद खत्म होती थी अगले साल की ईद की तारीख का ऐलान कर दिया करते थे। तो मेरा मत यह है कि भाई हर तरफ रूढ़िवादी लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अभिभावकों को भी समझ में आ रहा है और सरकारें इस पर दृढ़ संकल्पित हो रही हैं कि सिर्फ रूढ़िवाद से काम नहीं चलेगा। क्या सरकारों का रोल बेहद अहम है, ये तो साफ हो गया अभिनय जी की बात से। लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निपुण जी हैं। निपुण जी, क्या धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 30 कहता है कि आड़ में किसी भी संस्थान को आधुनिक सरकारी या राष्ट्रीय नियामक ढांचे से पूरी तरह बाहर रहने की छूट दी जा सकती है? देखिए शुक्ला जी, पहले तो मैं एक टिप्पणी कर दूं जी। देखिए, पहले जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते थे तो वहां पर जाति, धर्म, तुष्टीकरण की चर्चा होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो यूपी की पहचान में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होने लगी है। तो ये तो एक मैं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव आया है। अब आपने जिक्र किया आर्टिकल 30 का। देखिए, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि माइनॉरिटीज को अपने अकॉर्डिंग संस्थाओं को बनाने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा। लेकिन साथ ही वहां पे ये भी कहा गया आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 में कि सामान्य जो लॉ हैं, यानी कि जो जनरल लॉज हैं, वो सब भी मदरसों पर या जो भी धार्मिक संस्थाएं उन पर लागू होंगे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोगों के अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार, उनसे आप वंचित कर दें। भाई मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि 21वीं सदी में केवल क्या धार्मिक शिक्षा से काम चल जाएगा? क्या रोजगार उन्मुखी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो बातें सबको मालूम थी, राजनीतिक दलों को भी मालूम थी, फिर भी जानबूझकर उनको क्यों केवल धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित किया गया? इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इसका गुनाहगार कौन? हम बात कर रहे हैं योगी के उस काल की जिसमें मुस्लिम बच्चों की एक पीढ़ी एक नए स्तर पे जा रही है, अपने विकास को एक अगले लेवल पे ले जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दयाशंकर मिश्रा जी, नेता समाजवादी पार्टी। दयाशंकर जी, जब वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर के हब के रूप में उभर रहा है, तब विपक्ष के पास इसका ठोस मुकाबला करने के लिए कौन सा वैकल्पिक आर्थिक मॉडल आपके पास मौजूद है? जी। हमने आर्थिक मॉडल समाजवादी पार्टी ने पहले भी दिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट दे करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आप कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, तो सबसे अच्छा एक्सप्रेस आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। तो सुशासन कहां से आप कह रहे हैं कि माननीय योगी जी के शासनकाल में शुरू हुआ? प्रारंभ तो हमारे नेता ने शुरू किया और हमने सबके साथ न्याय करने का काम किया। हम किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस भाव से हमने काम किया। तो आज आप देख रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही पूरी भारतीय जनता पार्टी। दयाशंकर मिश्रा जी, जो हम बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की, तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम नौनिहालों की, जो मुस्लिम बच्चे थे, उनकी पूरी 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई मदरसों में। अब आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, मदरसों में ही नहीं पढ़े मुस्लिम बच्चे, तमाम बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ करके मुस्लिम बच्चों ने तमाम दीक्षा ली, शिक्षा ली। यानी आप भी मानते हैं कि मदरसा कल्चर को खत्म करना चाहिए था? नहीं, देखिए, मदरसा कल्चर उनका अपना संस्कार है। नहीं, देश के बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं है, मुस्लिम के बच्चे नहीं हो सकते हैं, ये देश के भविष्य है। देखिए, हम भी तो कह रहे हैं कि देश के बच्चे हैं, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, सबके बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, शिक्षा और सरकार को शिक्षा देने का अधिकार है।
चलिए शिक्षा ठीक है। सबके विनय राय जी, योगी आदित्यनाथ का यह सनातनी और सख्त गवर्नेंस मॉडल क्या वाकई में सुशासन का नया वैश्विक पैमाना स्थापित कर रहा है, या यह सिर्फ बहुसंख्यकवादी नैरेटिव की एक आक्रामक पैकेजिंग है? अब देखिए, अभी हम लोग मदरसे के जिस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, 11वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने शुरू किया। वार्नर हेस्टिंग ने पहला मदरसा अंग्रेजों के समय में शुरू किया कोलकाता में। हम कह रहे हैं सुधार नियत एक निरंतर प्रक्रिया है। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति, हम कह रहे हैं अगर 1993-94 में मदरसा सुधार का एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें घोषित किया गया कि मदरसे बाकी अपनी शिक्षाएं दें, लेकिन साथ में गणित भी पढ़ाएं, साथ में विज्ञान भी पढ़ाएं, साथ में कंप्यूटर भी पढ़ाएं, इस व्यवस्था को लागू करें। कोई चीज देखिए, कोई मजबूर नहीं कर सकता ना कि बच्चों को आप मदरसे में पढ़ाएंगे कि संस्कृत विद्यालय में पढ़ाएंगे। आज की तारीख में बच्चा, उसके अभिभावक स्वतंत्र है अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। आवश्यकता है बच्चों को और उनके अभिभावकों को अवसर देने की। अगर आप अवसर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा। हम करें स्कूल खुल जाए, हमारा टीचर ही ना हो तो बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा। आप देखिए दिल्ली के अंदर 99% कट ऑफ लिस्ट आ रही है, बच्चे बाकी कहाँ जा रहे हैं, उनके पास क्या विकल्प, उनकी चॉइस का विद्यालय मिल रहा है क्या? अगर आबादी इतनी है, उसी अनुपात में क्या हमारे पास शिक्षा के केंद्र उस गुणवत्ता के हैं? तो सबसे बड़ी चीज है सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के शिक्षक नियुक्त करें, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएं और सारे विकल्प दें उनको। जो बच्चा जिस विनय राय जी, सीधा सवाल, योगी सरकार को इन दो पैमानों पे आप कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, मैं कानून व्यवस्था को लेकर के जो एक जनरल मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम अपराधियों के मन में डर पैदा करने में कामयाब रही है। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है वो इस वातावरण पे आता है कि हम जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां हम सुरक्षित व्यापार कर पाएंगे, उसके लिए एक अच्छा माहौल उन्होंने देने का प्रयास किया है। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो जाहिर सी बात है कि अगर मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस दिया तो अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस में दिया। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी बुंदेलखंड, डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगातार योजनाएं दे रहे हैं। अगर किसी ने एक दिया तो आगे चल के 3-4 दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट निरंतर प्रक्रिया है और योगी आदित्यनाथ इस पैमाने पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए निपुण जी, अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम नौलिहालों के यानी मुस्लिम बच्चों के लिए यह योगी काल वास्तव में स्वर्ण काल है, उनके विकास के लिए स्वर्ण काल है, तो क्या यह जायज होगा? देखिए, मैं अगर ये कहता हूं कि अगर वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश विकास बैंक की राजनीति कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? और अगर एक वर्ग को जिसका हम मानते हैं कि वो धार्मिक शिक्षा तक अपने आप को सीमित रखता था और वो आधुनिक शिक्षा से जुड़कर अगर रोजगार उन्मुखी शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, तो मैं मानूंगा कि भाई उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उत्थान ही हो रहा है, विकास ही हो रहा है। और आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि केवल धार्मिक शिक्षा से जीवन चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिमागी के दिवालापन है। और जब देखिए बाबर, एक बात मैं सुन रहा था अभी, हमें सभा के प्रवक्ता कि सड़कों से हाईवे से देश नहीं चलता, तो आप सोचिए किस मानसिकता से वो बात बोल रहे होंगे। नहीं, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने ही इसको शुरू किया था, आप लोग तो उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे सबसे अहम सवाल, आप कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में टिकटों का जब बंटवारा होता है तो उसमें कंजूसी कर जाते हैं। इसे किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, किस प्रकार की कंजूसी करते? जब राजनीतिक दल टिकट बांटते हैं तो अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को टिकट देने में कंजूसी बरती जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, जो भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिताऊ कार्यकर्ता हैं, उनको हम टिकट देते हैं। और इसमें ये पर्टिकुलर धर्म के लोगों को क्यों नहीं देते, मुसलमानों को क्यों नहीं देते, ये इस पर थोड़ी चलेगा। इस पर सरकार थोड़ी बनाएंगे, इस प्रकार हम जीत करके थोड़ी आएंगे। और जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर देते भी हैं। तो ये तय करना है, ये क्या है, ये तो हमारा अपना फर्ज है। यानी जिसका साथ मिलेगा उसको उसका उतना अधिकार मिलेगा। लेकिन अवैध मदरसों के सिंडिकेट को तोड़कर बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमाना और बीमारू कहे जाने वाले सूबे को देश की अर्थव्यवस्था का सारथी बना देना, यह केवल एक संत और प्रखर राष्ट्रवादी सोच वाले राजनेता के ही बस की बात थी। आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब यह दंगों का नहीं
राष्ट्रीय प्रगति का, भारतीय सनातन संस्कृति के गौरव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।